तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? अभी तक हमने एम्फैटिक प्रोनाउन तक पढ़ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और रेसिप्रोकल प्रोनाउन स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है रेसिप्रोकेशन का रिलेशन शो करता है। इसको हम यूज करते हैं टू शो या एक्सप्रेस रेसिप्रोकेशन रिलेशन। रेसिप्रोकेशन का जो रिलेशन होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया। रेसिप्रोकेशन का रिलेशन मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ए है, ए ने बी की हेल्प की, तो बदले में बी ने भी ए को हेल्प कर दिया। दूसरा एग्जांपल से मान लो सी है, सी ने स्लैप किया, किसको स्लैप किया? थप्पड़ मारा डी को, तो डी ने भी मार दिया बदले में। यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हो गया? सेम एक्शन का रेसिप्रोकेशन हो गया। सेम एक्शन को रेसिप्रोकेट कर दिया, तो इसी को हमने बोला रेसिप्रोकेशन रिलेशन। तो जब ऐसे रिलेशन को एक्सप्रेस करना हो तो वहां हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसने उसको हेल्प किया तो उसने उसको सेम एक्शन को रेसिप्रोकेट कर दिया, उसने उसको थप्पड़ मारा तो उसने उसको थप्पड़ मारा। तो इस टाइप रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो प्रोनाउन है। वो क्या है? पहला है हमारा वन अनदर, सॉरी, ईच अदर। दूसरा है वन अनदर। इसको यूज करते हैं जब रेसिप्रोकेशन का रिलेशन शो करना हो टू पर्सन के बीच में रेसिप्रोकेशन रिलेशन एक्सप्रेस करने के लिए। यहां मोर देन टू, तो मोर देन टू के बीच में रेसिप्रोकेशन रिलेशन शो करना होगा तो वन अनदर, और दो के बीच में रेसिप्रोकेशन रिलेशन शो करना होगा तो ईच अदर। तो हमको पता है कि जब हम किसी एक्शन का कोई रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कम से कम तो दो पर्सन चाहिए। एक पर्सन के बीच में थोड़ी कोई रेसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान चीजों का लेन देन तो होगा नहीं, तो कम से कम दो पर्सन चाहिए। ठीक, तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये लिखते हैं कि राम एंड श्याम हेल्प वन अनदर इन होमवर्क। हमने कहा राम और श्याम एक दूसरे को मदद करते हैं होमवर्क बनाने में। क्या यहाँ वन अनदर यूज होगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ दो पर्सन है। अभी हम तुरंत कहा कि दो पर्सन के लिए ईच अदर का यूज होता है, तो ये गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा? ईच अदर। तो यही सब इधर आते रहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा कि राम एंड श्याम looked at dash in the mirror. Looked at dash in the mirror। उसके बाद हमने ऑप्शन दिया कि ourselves, दूसरा हमारा हो गया मान लीजिए each other, तीसरा हो गया हमारा one
अनदर। चौथा हमारा हो गया, तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमको ये बनाना है। तो पहला बात, अब हम पहले ऑप्शन पर गौर करें। तो लुक्ड एट जो है वो एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। हमको इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना है। आवर सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है या तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकता है। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमको ऑब्जेक्ट ही चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाकर हम तब लिख सकते हैं जब सब्जेक्ट का पर्सन और ऑब्जेक्ट का पर्सन सेम हो। मतलब अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये भी फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। तो फिलहाल हमारे पास ये जो लिखा है वो थर्ड पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन और प्लूरल नंबर है। लेकिन आवर सेल्फ क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। पर्सन चेंज हो गया, मतलब आवर सेल्फ तो नहीं होगा। अब दो पर्सन के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो मतलब हमने कहा था कि दो पर्सन के लिए ईच अदर यूज होता है, वन अनदर नहीं होता है। ये भी गलत हो गया। अब इस दो ऑप्शन पे हम लोग विचार करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि राम, तो कोई ये सोचेगा राम और श्याम है, राम ने श्याम को देखा, श्याम ने राम को देखा, और ये रेसिप्रोकल हो गया, सेम एक्शन का रेसिप्रोकल हो गया, तो यहाँ ईच अदर होना चाहिए। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि राम ने श्याम को देखा, श्याम ने राम को देखा? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? नहीं। अगर हम ऐसा कहना चाह रहे होते तो मिरर को काहे रखते बीच में, हम बोलते राम श्याम को देख रहा है, श्याम राम को देख रहा है, ठीक। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं होंगे कि ये श्याम है, ये राम है, यहाँ मिरर है, वो इसमें देख रहे हैं, ये भी इसमें देख रहे हैं, ठीक। तो जो देख रहे हैं और जो मिरर में दिख रहा है दोनों सेम पर्सन है। देखने वाला और दिखने वाला सेम है। तो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है यानी जो सब्जेक्ट है और जो उसके इफेक्ट को रिसीव कर रहा है वो सेम है। इसको देख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों जो देख रहा है और जो दिख रहा है वो सेम है। यहाँ क्या हो जाएगा, डैम सेल्फ। क्या हो जाएगा, डैम सेल्फ। बट अगर ये ऑप्शन ना लिखा होता, कुछ और लिखा होता इसके जगह पर, तो हम इसको सही मान लेते। तो ज्यादा सही डैम सेल्फ है। अगर ये ऑप्शन ना हो तो ईच अदर को भी सही मान लेंगे, ठीक। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। इस पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो क्या हो गया, 3 4 5। प्रोनाउन, ये जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसको हम यूज करते हैं टू डिनोट, किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। डिनोट थिंग्स, यूज टू डिनोट विथ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। कोई भी चीज टाइम और स्पेस के रिस्पेक्ट में दूर है ये पास है, उसको डिनोट करते हैं। अगर ओके दिस दैट, और यहाँ आ गया दीज एंड दोस, इसको हमने डिटरमिनर में भी पढ़ा था। ये डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर भी होते हैं। ये दोनों यूज किए जाते हैं एस मतलब सिंगुलर के लिए, इसको हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। इस दोनों को हम यूज करते हैं फॉर थिंग्स के लिए, चाहे टाइम में हो या फिर स्पेस में हो। इसको हम यूज करते हैं नियर के लिए, ठीक। ये समझ गया, बस और क्या, इतना ही है इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं। ये डिटरमिनर भी हो सकते हैं जिसको हम चर्चा डिटरमिनर में कर चुके हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। चूंकि ये प्रोनाउन है हम बोल सकते हैं कि दिस इज माई कार, या कोई वही दूर है तो हम बोल देंगे दैट इज माई कार। तो अगर पास है तो दिस, दूर है तो दैट। दोज या दीज,
आर देयर फ्लैट्स। तो रूरल के बहुत सारे लोग हैं, हमारे दीज आर देयर फ्लैट्स, से उनके मकान है। तो दूर होगा तो ये, पास होगा तो ये, बाकी प्लूरल के लिए होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो ये वो प्रोनाउन है जिसको हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिंग, मतलब जो ग्रुप ऑफ नाउन होंगे या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूटिव वे में एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोल सकते हैं, यूज टू एक्सप्रेस द ग्रुप ऑफ विजुअल, मतलब एक एक लोगों का समूह है, लोगों का समूह 10 है 20 है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को इन डिस्ट्रीब्यूटिव वे। डिस्ट्रीब्यूटिव वे कहने से क्या मतलब है कि हर एक लोगों पर हम इंडिविजुअली जोड़ डालें, ये भी ये भी ये भी। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ऑल आर रेडी, बोल रहे हैं इज रेडी, तो दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। बट जब हम ऑल बोल रहे हैं तो हम किसी को इंडिविजुअली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लगभग मतलब सब तैयार है। जब हम बोल रहे हैं इज रेडी, मतलब हम बोल रहे हैं एक एक पर्सन तैयार है, सबको बोलने का हाँ सब तैयार है। हम यहाँ बोले एक ग्रुप है सब तैयार है, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं ये भी तैयार है, वो भी तैयार है, वो भी तैयार है, ठीक। तो ये समझना ईच का मतलब क्या हो गया, हर एक को इंडिविजुअली स्ट्रेस कर रहे हैं, ऑल में एज ए होल ये भी सब तैयार है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हमने समझा। हम बोले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, हमारे पास कितने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक हो गया हमारे पास ईच, आइदर, नाइदर। इसको पहले नहीं लिखते हैं। जो ईच है इसको भी यूज करते हैं और टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए हम इसको यूज करेंगे। इसको दो लोगों के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर टू, और मीनिंग क्या होता है, नन ऑफ द टू, ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक। यूज फॉर टू, इसको भी यूज किया जाता है फॉर टू, इसका दो मीनिंग होता है, एक होता है एनी ऑफ द टू, एक होता है ईच ऑफ द टू, दो मीनिंग होता है इसका, ठीक। ईच ऑफ द टू एंड एनी ऑफ द टू, यहां तक हमने समझ लिया। अब हम ये बताना चाह रहे हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सब जो है डिटरमिनर भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं, जो हम प्रोनाउन में भी बात किए थे और अभी भी बता रहे हैं कि जब ये एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा इसका मतलब ये प्रोनाउन है, बट जब ये किसी नाउन के साथ यूज हो रहा होगा तो ये डिटरमिनर है। अब चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है तो जब हम इसको एज ए डिटरमिनर यूज करेंगे तो इसके साथ सिंगुलर नाउन लिखा जाएगा, जो हम पहले भी बता चुके हैं,
जब हम इसको एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे होंगे तो इसके लिए जो वर्ब लिखा जाएगा वो सिंगुलर लिखा जाएगा, क्योंकि ये ईच पर्सन को इंडिविजुअली स्ट्रेस कर रहा होता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा चर्चा आइदर पे करते हैं। आइदर क्या है? ये एक नॉन असर्टिव वर्ड। क्या है? नॉन नॉन असर्टिव वर्ड कहने का मतलब किसी जगह इसका मीनिंग हम एनी ऑफ द टू भी समझ सकते हैं और किसी जगह इसका मीनिंग हम ईच ऑफ द टू भी समझ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, टाइम क्या है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। दूसरा, जो ईच है आइदर की जगह पे यूज कर सकते हैं कब? जब इसका मीनिंग ईच ऑफ द टू हो। बट जब इसका मीनिंग एनी ऑफ द टू होगा तो हम ईच को आइदर की जगह पे नहीं लिख सकते। इसको भी ध्यान रखना होगा कि कब हम ईच को आइदर की जगह पे लिख सकते हैं, जब ये मीनिंग ऐसा कन्वे कर रहा होगा ईच ऑफ द टू, तो यहाँ आइदर की जगह पे ईच यूज हो जाएगा। तो और नाइदर जो है और ईच जो ये सब असर्टिव वर्ड, इसका एक ही मीनिंग होता है। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमने लिखा नाइदर बॉय इज एब्सेंट, या फिर हम ये लिखे नाइदर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। हमने जब तुरंत कहा था कि अगर नाइदर को हम यूज करें किसी नाउन के साथ में, तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब तो सिंगुलर आएगा ही, क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। नाइदर का अगर हम सब्जेक्ट की तरह यूज करें तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। नाइदर टू पर्सन को डिनोट करता है, तो जो ये जिसका पार्ट होगा प्लूरल होना ही चाहिए, ये हो जाएगा। ऑफ ये क्या करता है, यहाँ रेफर कर रहे होते हैं टोटल को। अगर टोटल एक ही होगा तो हमको नाइदर लिखने की क्या जरूरत होता, हम सीधे ए लिख देते हैं, वन लिख देते। अगर एक होता तो मतलब टोटल जो है दो से दो है, तो यह दो के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ बॉयज लिखा गया है। ठीक, अब तो यहाँ क्या है, एज ए डिटर्मिनर है, क्यों? नाउन के साथ लिखा गया। यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए यहाँ प्रो नाउन है। तो ये समझाने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिखा, तो आप समझ गए होंगे। तो और आगे बढ़ते हैं। ये तो रिकॉल हो गया जो कि हम डिटरमिनर में पहले भी पढ़ चुके हैं। हमें लिखा कि आई हैव इन्फॉर्म्ड every of the guests, every of the guests। जो इन्फॉर्म है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आई हैव इन्फॉर्म हूँ, यहाँ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये जो दो हमने ये द गेस्ट लिखा है वो क्या है, इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमको इन्फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तो यहाँ हमने देख रहे हैं, तो हमने इन्फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, एवरी को। बट हमको पता है कि जो एवरी है वो डिटर्मिनर और ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो अगर हमको यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमको यहाँ कोई प्रोनाउन लिखना होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ईच लिखेंगे। या दूसरा तरीका क्या है सही करने का, हम क्या लिख दें, आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरी गेस्ट। हमने गेस्ट का ही नहीं लिखा, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, जो एवरी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है, और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर के साथ अगर हम कोई नाउन लिखते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ ऐसा लिखा है। ठीक, यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये टोटल को रेफर कर रहा है, टोटल हमेशा प्लूरल होता है। ठीक, तो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो।
और ईच डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होता है, पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो डिटरमिनर लेक्चर को जाकर पहले देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। एक और एग्जांपल देखते हैं। Either side of the coin is sign. You can take either of you can take I have two books. You can take either of those. ठीक, हमने लिखा आइदर साइड ऑफ कॉइन इज साइनिंग। तो हम ये मीनिंग समझाना चाह रहे हैं कि आइदर जो था वो एक असर्टिव वर्ड, नॉन असर्टिव वर्ड था, जिसको हम सिचुएशन के हिसाब से कोई भी मीनिंग हो सकता है। एनी ऑफ द टू भी हो सकता है और ईच ऑफ द टू भी हो सकता है। तो हम बोलते हैं आइदर साइड ऑफ कॉइन इज साइनिंग। यहाँ इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? ईच ऑफ द साइड्स ऑफ कॉइन इज साइनिंग। इसका मीनिंग निकला ईच ऑफ द साइड्स ऑफ द कॉइन इज साइनिंग। इसका यहाँ ये मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ हम ईच से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो कॉइन के दो ही साइड होते हैं। इसका एनी का मीनिंग नहीं निकल रहा है। बट अगर हम इस सेंटेंस को देखें, आई हैव टू बुक्स यू कैन टेक आइदर ऑफ द टू, तो हम यहाँ दोनों मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये मैथ का बुक है, ये इंग्लिश का बुक है, तो हम बोले यू कैन टेक एनी ऑफ द टू, मतलब ये भी ले सकते हो, ये भी कोई एक ले सकते हो, तो एनी ऑफ द टू लिख दिए। बट हम बोल सकते हैं कि ईच ऑफ द टू, मतलब दोनों में से दोनों ही ले सकते हो, ईच ऑफ द टू दोनों ही ले सकते हो। तो यहाँ इसका मीनिंग हो जाएगा ईच ऑफ द टू। तो यहाँ ये दोनों मीनिंग सुटेबल है, यहाँ कुछ भी समझा जा सकता है कि स्पीकर का इंटेंशन क्या है। तो ये एग्जाम्पल उसको समझाने के लिए था। ठीक, जैसे हमने कहा था कि जब हम एनी पढ़ा रहे थे, एनी और सम और एनी, ये कहा था कि जो जो वर्ड है एनी वो नॉन असर्टिव वर्ड है। इसका समटाइम मीनिंग एनी मतलब वन के लिए भी हो जाता है और समटाइम इसका मीनिंग ऑल भी हो जाता है। अगर हम मान लो बहुत से पर्सन है, हमने कहा कॉल एनी पर्सन, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्सन को बुलाओ। यहाँ इसकी मीनिंग निकलता है वन पर्सन, कोई एक पर्सन को बुलाओ। हम बोले आई नो एनीवन कैन डू इट, तो यहाँ मीनिंग निकलता है कि ऑल, यहाँ भी निकलता है कि ऑल सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। एनी पर्सन लिखें या एनी वन लिखें कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रोनाउन पे चलते हैं। तो असर्टिव नॉन असर्टिव का मतलब हमने समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन की। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? ये वो प्रोनाउन होते हैं जिसको हम यूज करते हैं किसी ऐसे नाउन के लिए जिसके नंबर डेफिनिट ना हो, या हम अगर कोई प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं तो प्लेस कोई नाउन है तो प्लेस डेफिनिट ना हो। अगर किसी थिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं तो थिंग्स अननोन हो, हमको पता नहीं है, तो यूज फॉर क्या होता है? इनडेफिनिट नाउन। तो यूज फॉर सच ए noun whose number is indefinite or unknown।
तो किसी ऐसे नाम के लिए यूज किया जाता है जिसका नंबर डेफिनेट ना हो, या फिर कोई प्लेस है तो उसके बारे में कोई आदमी जानता नहीं, जैसे हमें किसी प्लेस के लिए यूज कर समवेयर, हम नहीं जानते कि वो प्लेस कौन सा है, वो गया है कहीं, पता नहीं कहाँ गया है। तो ऐसे नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, तो यूज फॉर सच अ नाउन whose number are indefinite, whose numbers are indefinite। ठीक, ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, कैसे नाउन के लिए यूज किया गया, सिंगुलर के लिए यूज किया गया है, या फिर काउंटेबल यूज के लिए यूज किया गया कि अनकाउंटेबल के लिए यूज किया गया। उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि ये सिंगुलर की तरह इसको ट्रीट करे या कि प्लूरल की तरह ट्रीट करे। वो डिपेंड करेगा हमने इसको कैसे नाउन के लिए यूज किया। अगर हमने काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया है और वो सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर हमने अनकाउंटेबल के लिए यूज किया है तो इसको सिंगुलर की तरह यूज किया। अगर प्लूरल काउंटेबल के लिए यूज किया है तो इसको प्लूरल तक की तरह यूज करें। तो जैसे हमारे पास जो प्रोनाउन कौन कौन से हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो एक हो गया हमारा ऑल। पता नहीं कितने हैं ऑल, मतलब 5 को भी ऑल बोल सकते हैं, 10 को भी ऑल बोल सकते हैं, 1000 को भी बोल सकते हैं। नन, एनी, बोथ, सम। उसके बाद एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवेयर। अगर प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं तो प्लेस अननोन है। ठीक, नो वन, नोबडी, नथिंग, nowhere, everyone, everything, everybody, everything, everywhere। अब someone, somebody, something, somewhere। और ये जो 4 हैं, ये सब पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं और पर्सन। ठीक, और इसको हम यूज करते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसको नेगेटिव में यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं एनीवन, एनीबॉडी। और ये जो है इसको हम यूज करते हैं थिंग्स के लिए। और इसमें जितने भी हैं, यहाँ से जितना है वो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में। इसको नेगेटिव में ये थिंग्स के लिए यूज किए जाएंगे, ये पर्सन के लिए, ये प्लेस के लिए। ये चारों प्लेस के लिए, ये चारों थिंग्स के लिए, ये 8 पर्सन के लिए। ठीक, ये हो गया। तो इसमें से अगर एक को मिटा दे, नन, बाकी जो 4 बच गए, बाकी जो 4 बच गया, ये डिटरमिनर भी होते हैं और ऑल्सो डिटरमिनर। ये डिटरमिनर से होते हैं। ठीक, अब ये हो गया इसका बाद।
और ये ऑल है और नन है। ऑलवेज यूज विथ रेफरेंस, मतलब इसको हमेशा रेफरेंस देना होता है कि ऑल मतलब क्या, जैसे ऑल द बुक, ऑल द प्लेस, तो हमको रेफरेंस देना होगा। ऑल मतलब क्या, किस किस ऑल की बात कर रहे हैं। नन मतलब क्या, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द थिंग्स, हमको रेफरेंस देना पड़ेगा। इस इसमें से हम नन को बात करें तो हमको रेफरेंस देना होगा, तो इसको हम बिना रेफरेंस के यूज नहीं करते हैं। और ये जो चारों हैं वो डिटरमिनर भी होते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। He has solved all the questions. He has solved all of the questions. तो यहाँ ऑल क्या है, इस क्वेश्चन नाउन के साथ लिखा गया है कि ये एक डिटरमिनर है। यहाँ सॉल्व सिर्फ इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट किसी नाउन के साथ नहीं लिखा गया है। ठीक है, प्रोनाउन, तो डिटरमिनर भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, हमें इस एग्जांपल से समझ गया। और हमने इस ऑल का रेफरेंस दिया, ऑल क्या, ऑल ऑफ द क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। हम ऑल में से किस ऑल की बात कर रहे हैं, तो ऑल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हमें इसका रेफरेंस भी दिया है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो हमने 3 एग्जांपल लिखा है, 4 एग्जांपल लिखा है और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने लिखा वी हैव डन ऑल वेरी वेल। इसके बाद हमने लिखा वी हैव अंडरस्टूड ऑल दैट ही सेड, ऑल दैट ही सेड। We have read all of these books. He gave us some book and we have read all. We have read all. अगर हम देखें all, all का रेफरेंस हमने दिया है that he said, that he said। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखें, we have read all of these books। इसको हम लिखा है he gave us some book and we have read all। all क्या, वो some book। तो हम 2 से 3 से लेकर 4 तक अगर सेंटेंस देखें, हमने सब में all का रेफरेंस दिया है। all क्या, जैसे we have understood all, all क्या, that he said। we have read all क्या, of these book, इसमें से सब बुक। he gave us some book and we have read all क्या, ये some book all। तो सब का रेफरेंस यहाँ मौजूद है। यहाँ all का रेफरेंस some book है, यहाँ all का रेफरेंस ये of this book है, यहाँ all का रेफरेंस है that he said। बट इस सेंटेंस को अगर देखें, we have done all very well, all क्या, यहाँ all का कोई रेफरेंस, हमने क्या किया very well। तो हमने पहले बताया जो all है और none है उसको बिना रेफरेंस के नहीं लिखते। अगर रेफरेंस नहीं है तो इसको हटाओ। और हमने पढ़ा था कि ऑल है और एवरीथिंग है, जो ऑल है और एवरी है दोनों का मीनिंग ऑल ही होता है, बस वो डिस्ट्रीब्यूटिव वे में एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एवरीथिंग। तो वी हैव डन एवरीथिंग वेरी वेल। तो इसको जो ऑल है नन है इसको बिना रेफरेंस वर्ड के नहीं लिखना है। इसमें चारों के चार में रेफरेंस दिया गया है तीनों में, तो ये सब सही है। इसमें ऑल का रेफरेंस है दैट ही सेड, यहाँ ऑल का रेफरेंस ऑफ दीज बुक्स, यहाँ ऑल का रेफरेंस है सब बुक्स। तो जहाँ रेफरेंस दिया हुआ है वो सब सही है, जहाँ रेफरेंस नहीं दिया गया है वो सब गलत है। उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इस ऑल की जगह एवरीथिंग। ये सही हो गया। ठीक, तो ये हम समझ गए। तो हमको ये समझना था कि जो ऑल है नन है बिना रेफरेंस वर्ड के नहीं लिखा जाता। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं,
लिख सकते हैं कि none is immortal, कोई भी अमर नहीं है। तो यहाँ हमने, या फिर हम लिखे none of us is immortal, ठीक। या हम लिखे हैं nobody is immortal। तो ये नन जो है इसका कोई रेफरेंस नहीं है, नन मतलब क्या नन है, तो ये गलत है, बिना रेफरेंस इसको नहीं लिखा जा सकता है। इस बार लिखा नन ऑफ अस, नन मतलब क्या, ऑफ अस, तो यहाँ नन का रेफरेंस है ऑफ अस, तो ये सही होगी। और नन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसके साथ सिमिलर जाता है। उसके बाद नोबडी, या फिर ये भी सही है, नोबडी इज इमॉर्टल, कोई भी अमर नहीं है। ये हमको ध्यान रखना है, जो ऑल है और नन है इसको बिना रेफरेंस वर्ड के नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ हमने फिर से 4 सेंटेंस लिखा है और हमको इसे समझना। हमने लिखा नन ऑफ द बॉयज इज आर मिसिंग, फिर से लिखा है नन ऑफ द बॉयज मनी, मतलब नन ऑफ द मनी इज आर मिसिंग। हमको बताना है कि इज होगा या आर होगा, इज होगा या आर, इज होगा या आर होगा, इज होगा या आर होगा। हमने कहा था कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है वो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक। अब हम देखें जो नन है वो किसके साथ लिखा गया, बॉयज के साथ। बॉयज क्या है, काउंटेबल नाउन है। कौन से नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और चूंकि ये काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल के साथ लिखा गया है तो यहाँ आर सही होगा, ठीक। बट कभी कभी हम लोग इज को भी सही मानते हैं, हम मान सकते हैं कि दोनों सही होगा। अगर नन हम यूज करें किसी काउंटेबल नाउन के साथ, अगर प्लूरल है तो इज भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। बट मोस्ट ऑफ द केस में आर को सही ज्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल के साथ लिखा गया। बट अब लिखिए नन ऑफ द मनी इज आर मिसिंग, तो नन है इसके साथ लिखा गया है मनी। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ आर गलत हो जाएगा, क्या सही होगा, इस सही। तो वही हम बताए थे कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमको समझना होगा कि इसके साथ हम सिंगुलर लिखें या प्लूरल लिखें। ये लिखा गया है इसके लिए अनकाउंटेबल, इसके लिए कौन सा वर्ब यूज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो ये सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होते, ये डिपेंड करेगा कि किसके लिए लिखा गया है। अब नो वन ऑफ द बॉयज इज और आर एब्सेंट। अब देखो प्लीज ऊपर वाले को मिटाते हैं, इसको लिख लीजिए। तो अगर हम ये लिखें कि वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वन, तो उसके हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा। ये एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि एक लड़का जो है वो एब्सेंट है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक भी लड़का एब्सेंट नहीं है, तो हमने इसके साथ एक डिटर्मिनर यूज कर दिया, नो वन ऑफ द बॉयज इज मिसिंग। तो यहाँ जो वर्ब यूज होगा वो वन के हिसाब से होगा जो कि नाउन है, ना कि इस नो के हिसाब से। नो बस एक डिटर्मिनर है, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब हमको ये पता है कि जो वन है वो न्यूमरल है, मतलब उसके एक दो गिनती के लिए यूज होता है, तो ये हमेशा यूज किया जाएगा फॉर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन चूंकि इट इज न्यूमरल, ये नंबर को शो करता है। बट ये जो हमने मनी लिखा है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ इज आर क्या होगा, वो सवाल ही गलत है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लिखा जाता है। हम क्या ध्यान रखना है कि जो नन है वो सिंगुलर प्लूरल, जो भी है ऑल सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। अगर हम इस सिंगुलर नाउन के लिए लिख रहे हैं तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, अगर प्लूरल के लिए लिख रहे हैं तो प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। बट जो नो वन है, एवरी वन है, जो नो वन है और एवरी वन है, नो वन हो, एवरी वन हो और सम, ये सब क्या है, नो वन डिटर्मिनर है,
वो नो डिटर्मिनर है, एवरी डिटर्मिनर, सम क्या है, डिटर्मिनर है यहाँ, जिसको यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, और इसके साथ बाद सिमिलर आएगा। ठीक, तो ये हमको ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किसी तरफ, रिलेटिव प्रोनाउन। इसे वन का खेल है, वन वन वन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो यूज किए जाते हैं टू शो रिलेशन शो करने के लिए। किसके साथ रिलेशन शो करने के लिए? जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब लिखा है उससे रिलेशन शो करता है, उससे पहले जो नाउन लिखा है उसके साथ। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है। इससे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हो गए who, whom, which और that। ये सब हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस ये यूज होते हैं पर्सन के लिए, नॉमिनेटिव केस, मतलब एज ए सब्जेक्ट। इसको हम यूज करते हैं पर्सन के लिए जब वो पर्सन यूज हो रहा हो एज ए ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्यूजेटिव केस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ये यूज होता है फॉर थिंग्स। यूज होता है किसके लिए? फॉर थिंग्स। चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस, दोनों में से किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक, और दैट जो है पर्सन के लिए भी यूज होते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज होते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, सब्जेक्टिव केस में हो, कुछ में भी हो। बट दैट को यूज करते हैं स्ट्रेस करने के लिए, जब स्ट्रेस करना हो तब यूज करते हैं। तो पहले जो हुआ है पर्सन के लिए यूज हुआ, वो है ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ पर्सन के लिए ही, विच थिंग्स के लिए यूज हुआ, और जो दैट वो यूज हुआ थिंग्स और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए, थिंग्स और पर्सन दोनों फॉर थिंग्स एंड पर्सन दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, चाहे सब्जेक्टिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो। ठीक, दोनों के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखने से पहले जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसको भी लिखते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल दोनों का साथ में समझेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ रिलेशन है। तो अब लास्ट नंबर आ गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है इसको यूज करते हैं क्वेश्चंस करने। वो क्या क्या होते हैं हमारे? who, whom, which and। तो अगर हम इस तीनों को यूज कर रहे हैं फॉर इंट्रोगेशन, अगर हम इसको यूज करें फॉर इंट्रोगेशन तो इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और अगर हम इसको यूज कर रहे हैं टू शो रिलेशन बिटवीन वर्ब आफ्टर इट एंड द नाउन बिफोर इट, मतलब उसके बाद जो वर्ब लिखा है उससे उसके पहले जो नाउन लिखा है उससे रिलेशन शो करने के लिए, तो हम इसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। सेम इसको पर्सन के लिए यूज किया जाता है नॉमिनेटिव केस में, इसको भी पर्सन के लिए यूज किया जाता है नॉमिनेटिव केस में, इसको थिंग्स के लिए यूज किया जाता है चाहे नॉमिनेटिव केस हो चाहे एक्यूजेटिव केस हो। व्हाट जैसे दैट का यूज होता है वैसा ही। ठीक, और हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। ठीक,
तो यहाँ में दो सेंटेंस लिखा है कि who has given you this box, दूसरा लिखा है I know the man who has given you this box। ये हम देख रहे हैं हमने who को यूज किया है किसी पर्सन के लिए, किसी ने बॉक्स दिया, और यहाँ हमने who को यूज किया है इंट्रोगेशन के लिए, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये जो who है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम who का, whom का, which का, इसका हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, इंट्रोगेट करने के लिए, तो ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बट अगर हम सेकेंड सेंटेंस को देखें, आई नो द मैन हु हैज गिवन यू दिस बॉक्स, तो ये यहाँ से यहाँ जो लिखा है हु हैज गिवन यू दिस बॉक्स, ये असर्टिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेशन नहीं है। क्यों नहीं है इंट्रोगेशन? हु हैज गिवन यू दिस बॉक्स। अगर ये इंट्रोगेशन होता तो उस पहले सब्जेक्ट नहीं, पहले क्या होता? हेल्पिंग वर्ब होता, फिर सब्जेक्ट होता, फिर मेन वर्ब होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेशन के स्ट्रक्चर में बताए थे। एक असर्टिव सेंटेंस है और दूसरा बात है फुल स्टॉप, तो इंट्रोगेशन नहीं है। तो यहाँ जो हमने हु को यूज किया एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। इसको रिलेट कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है। ये रिलेट कर रहा है अपने से पहले लिखे गए इस नाउन को अपने से बाद लिखे गए इस वर्ब के साथ। ठीक, ये रिलेट कर रहा है इस नाउन को जो कि मैन है, इसको इस हैज गिवन वर्ब के साथ। हम इसको बोलेंगे क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, ये जो हु है इस मैन को रिलेट कर रहा है, इसके बाद लिखे गए हैज गिवन वर्ब से। ठीक, कैसे रिलेट कर रहा है? कैसे रिलेट कर रहा है इसको? तो ये जो हैज गिवन है एक वर्ब है, इसका जो एक्चुअली में सब्जेक्ट है वो मैन ही है, बट आई नो द मैन, इस नो वर्ब का ये ऑब्जेक्ट भी हो चुका है। आई नो द मैन, इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट मैन ही है, और ये जो हैज गिवन वर्ब है इसका सब्जेक्ट भी मैन ही है। बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है तो इसको हम डायरेक्ट सब्जेक्ट बना के नहीं लिख सकते हैं। तो इस मैन को इस वर्ब से रिलेट करने के लिए हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिया जो कि इस मैन को इस नाउन से रिलेट कर रहा है। तो वास्तव में सब्जेक्ट मैन ही है, लेकिन अब इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट बना के नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये स्नो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। ठीक, तो इसलिए हमने बोला रिलेटिव प्रोनाउन। ये मैन क्या है? इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट वो नाउन होता है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा होता है अपने से बाद लिखे गए वर्ब के साथ। तो यहाँ क्या कर रहा है? इसको ये इससे रिलेट कर रहा है। ठीक, तो ये हमको समझना होता है कि एंटीसीडेंट वो होता है जो अपने से पहले लिखे गए नाउन को बाद वाले सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन हम कि हु, हुम, विच को तब बोलेंगे जब वो अपने से पहले लिखे गए नाउन को अपने से बाद लिखे गए किससे रिलेट कर रहा होगा? वर्ब से रिलेट कर रहा होगा, और जिसको वो रिलेट कर रहा होगा वो इस रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट। ठीक, और हमने पढ़ा था कि जब हम पढ़ा रही थी क्लाउज की हु है दैट, जितने भी WH फैमिली वर्ड होते हैं वो सब ऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक कंजंक्शन की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको और इसको रिलेट कर रहे हैं। हम ये भी बोलते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं। अब चूंकि ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं तो ये क्या बनाएंगे? क्लाउज बनाएंगे। तो हमने कहा था जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या होते हैं? सॉरी, जितने भी WH वर्ड है वो क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज। जिसको क्या बोल सकते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर जो हमारा कंजंक्शन है वो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको हम रिलेटिव क्लाउज भी बोल देते हैं। तो यहाँ जो हमने जो वर्ड यूज किया अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम रिलेटिव क्लाउज भी बोल देते हैं। और जो रिलेटिव क्लाउज होता है, जो रिलेटिव क्लाउज होता है उसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा होता है उसके पहले हमेशा क्या लिखा होता है? एक नाउन लिखा होता है। और ये जो रिलेटिव क्लाउज होता है, ये जो रिलेटिव क्लाउज होता है वो क्या होता है? या तो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, एडजेक्टिव होता है, या तो एडवर्ब होता है, या तो नाउन होता है। बट अगर ये क्लाउज रिलेटिव क्लाउज आती है हमसे क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि ये जो
हु हैज गिवन यू दिस बॉक्स लिखा है, वो क्या कर रहा है, इस मैन को ही डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, पूरा रिलेटिव क्लॉज क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक, तो ये हम समझे, तो कुछ पॉइंट लिख देते हैं। पहला कि रिलेटिव प्रोनाउन आर also a conjunction. The pronoun also acts as conjunctions. ठीक, दूसरा एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट और द वर्ड, अब बोल सकते हैं नाउन विच रिलेटिव प्रोनाउन relate, antecedent are the word which relative pronoun relate तो एंटीसीडेंट वो वर्ड होते हैं जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, डोंट रिलेट विथ रिटन आफ्टर। तो एंटीसीडेंट वो नाउन होते हैं जिसको जो रिलेटिव प्रोनाउन है रिलेट कर रहा होता है उस वर्ब से जो इसके बाद लिखा होता है। वो हमने देखा मैन हैज गिवन से हु रिलेट कर रहा था किसको, हु रिलेट कर रहा था मैन को हैज गिवन से। ठीक, उसके बाद हमने ये कहा कि जो रिलेटिव नाउन से होते हैं clause start with relative pronoun are subordinate clause and also called relative clause। सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और ये रिलेटिव क्लॉज भी कहे जाते हैं। ठीक, चौथा रिलेटिव क्लॉज as what relative clause acts as adjective, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। बिफोर relative pronoun there is a noun always। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमेशा एक नाउन होता है। ठीक, छठा, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव है तो कोई ना कोई नाउन होगा जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा होगा, इसलिए उसके पहले क्या होता है, नाउन होता है। तो आज के लिए इतना है, तो हमारा जो प्रोनाउन है वो खत्म हो गया। ये सब बेसिक चल रहा है कि इतना आपको आना चाहिए, तब हम डिटेल स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक तो खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन खत्म होगा तो फिर डिटेल चलेगा। तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको हर एक वर्ड के बारे में, रिलेटिव क्या होता है, फिर इंडेफिनिट क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।